वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सैडनेस हैप्पी विद सोशल वर्क इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे प्यारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, आप सब के लिए मैं आज लेकर आया हूँ पॉलिटी की विजन इस क्लास की टेस्ट सीरीज़, जो कि हमारी ये 5वीं टेस्ट सीरीज़ है पॉलिटी की, जो कि हमारे 15 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में आगे बढ़ते हुए ये हमारी 5वीं पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ है। इस 5वीं जो पॉलिटी टेस्ट सीरीज़ को लेकर के मैं आप सबके समक्ष आया हुआ हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वर्क की तरफ, जो कि है सैडनेस हैप्पी विद सोशल इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड करा जा रहा है। जैसे कि आप देखते ही हैं, हमारा जो लोगो जो है वो फ्री का है, निःशुल्क है एकदम। इस बार यूपीएससी पर प्रीलिम्स पार की बात हो रही है। चलते बढ़ते हैं अपने अगले 61 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्या कह रहा है, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान का मूल ढांचा, जो कि आप सब जानते हैं केशवानंद भारती केस में सामने आया था, तो उस संविधान मूल ढांचे के संदर्भ में की बात हो रही है, किस किस सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। चलिए समझते हैं। ऑप्शन नंबर 1, यह न्यायपालिका को मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन और मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित घटकों का निर्धारण करने वाले अंतिम प्राधिकरण मानता है। या 2 कह रहा है कि संविधान में इस सिद्धांत का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। 3, संविधान के कार्यकाल की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग NCRWC ने मूल ढांचे के सिद्धांत का विरोध किया है। देखिए कि आपको समझ में आना चाहिए कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में क्या क्या कथन सही हो सकते हैं। पहला कथन जो कि बता ही दिया गया है, दूसरा कथन और तीसरा कथन भी आपको सामने है, जो कि हमने बता दिया है। चलिए इसके ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, केवल 1, केवल B, केवल 2, और B वाला केवल 1 और 2, C वाला 2 और 3, D 1, 2 और 3। चलिए समझते हैं इसके उत्तर की तरफ। इसका उत्तर क्या कह रहा है हमारा, इसका उत्तर नंबर 61 क्या कहता है कि न्यायपालिका द्वारा प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद में मूल ढांचे का सिद्धांत विकसित किया गया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित योगदान दिया था। इस निर्णय द्वारा संसद के संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पर विशिष्ट सीमाएं निर्धारित की हैं। इसमें निर्दिष्ट किया गया है कि कोई भी संविधान संशोधन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता है। पॉइंट 2 है, यह संसद को संविधान के किसी भी या सभी भागों में संशोधन निर्धारित सीमाओं के अंदर करने की अनुमति प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यहाँ पे 2 पॉइंटों को समझाते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये, जैसे कि मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि जो हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत है, ये केशवानंद भारती वाद में सामने उभर कर आया है। इसमें बताया गया है कि कोई भी निर्णय जो संसद के द्वारा संविधान संशोधन संबंधी तथ्यों को विशिष्ट करने के लिए किया जाता है, संसद कोई भी निर्णय को लेती है जो कि संविधान में संशोधन से जुड़ा होता है, उसके निर्धारण में यदि निर्दिष्ट उसके निर्धारण में ऐसा कोई भी निर्णय जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उस स्थिति में वो निर्णय मान्य नहीं होगा। पॉइंट 2 करा है, यह संसद को संविधान के किसी भी या सभी भागों में संशोधन करने की अनुमति देता है, किंतु मूल ढांचे के सिद्धांत के अनुकूल उससे परे हटके नहीं। चलिए थर्ड पॉइंट को समझते हैं। इससे कह इसने न्यायपालिका को मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली किसी संशोधन या मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित घटकों का निर्धारण करने वाले अंतिम प्राधिकार माना है। क्या कहा है कि इसमें न्यायालय को, तो न्यायपालिका है हमारी, इसमें मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी भी संशोधन और मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित किसी भी के निर्धारण करने वाला अंतिम प्राधिकार है। मतलब मूल ढांचे का सिद्धांत किसी भी संविधान में लिखा नहीं है, संविधान के किसी भी पेज में, किसी भी भाग में कहीं पर भी लिखा नहीं है, निर्धारित नहीं कर दिया गया है कि मूल ढांचे का सिद्धांत है क्या। इसका निर्धारण जो है समय समय पर न्यायपालिका समय के अनुसार निर्धारित करेगी कि मूल ढांचे का सिद्धांत क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती वाद में अपना निर्णय सुनाया था। उल्लेखनीय है कि विगत 4 दशकों में
संविधान से संबंधित लगभग सभी व्याख्याओं के परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय का अनुपात किया गया है और देश के सभी संस्थाओं ने मूल ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार किया है। इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारतीवाद आया था। उसके बाद उल्लेखनीय है कि 4 दशक जो भी हमारे बीते हैं, उन 4 दशकों में लगभग सभी व्याख्याएं जो परिप्रेक्ष्य हुई हैं मूल ढांचे के सिद्धांत को लेकर के, वो सभी क्या है, इन संस्थाओं को मूल ढांचों के सिद्धांत को स्वीकार किया है। जितनी भी संस्थाएं हैं उन्होंने मूल ढांचे के सिद्धांत को स्वीकार किया है बिना किसी बेझक के। वास्तव में मूल ढांचे का सिद्धांत स्वयं में एक जीवंत संविधान का उदाहरण है। संविधान में इस सिद्धांत का कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है। इस सिद्धांत की उत्पत्ति न्यायिक व्याख्याओं के परिमाण स्वरूप हुई है। इस प्रकार न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के द्वारा संविधान में बिना किसी औपचारिक संशोधन के व्यवहारिक रूप में संशोधन किए हैं। इसका मतलब चूँकि आप समझ ही चुके होंगे कि संविधान का उल्लेख जो है वो केवल न्यायिक पालिका ही कर सकती है। न्यायिक व्याख्याओं जो न्यायिक मतलब मूल ढांचे के जो न्यायिक व्याख्याएं हैं वो केवल न्यायपालिका के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, 1990 के दशक में उत्तरार्ध में संपूर्ण संविधान की समीक्षा करने का प्रयास किया गया था। 1990 के दशक में इसकी व्याख्या करने की पूरी कोशिश की गई थी कि मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया जाए। वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय ने सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की श्री न्यायमूर्ति वैकंठ चलैया की अध्यक्षता में संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन NCRWC का गठन किया था। विपक्षी दल और कई अन्य संगठनों ने आयोग का बहिष्कार किया। हालांकि आयोग के संदर्भ में अनेक राजनीतिक विवाद उत्पन्न हुए, परंतु आयोग ने मूल ढांचे के सिद्धांत का समर्थन किया तथा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाली किसी भी कदम की अनुशंसा नहीं की। यह भारतीय संवैधानिक प्रथाओं के मूल ढांचे के सिद्धांत के महत्व को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब है कि सन 2000 में क्या हुआ, सरकार ने संविधान के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए क्या किया, सेवानिवृत्त उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वैकंठ चलैया की अध्यक्षता में संविधान के कार्यचालन की समीक्षा करने हेतु एक आयोग का गठन किया, जिसे नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस कमेटी ने पूरी तरह से ये एक्सेप्ट किया कि संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। इसे कहीं पर भी रत्ती भर भी बुराई नहीं की है। जैसे कि आप जान ही चुके हैं हमारे इस उत्तर को, हमारा उत्तर क्या है, उत्तर नंबर बी अर्थात 1 और 2। जैसे कि आप जानते हैं 1 और 2 मतलब एक क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, यह न्यायपालिका को मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन और मूल ढांचे के अंतर्गत सम्मिलित घटकों का निर्धारण करने वाले अंतिम प्राधिकरण मानता है न्यायपालिका को। दूसरा, संविधान ने इस सिद्धांत को कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है 62 क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन सा से मूल अधिकारों के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है या है। स्वतंत्रता के अधिकार का, देखिए मूल अधिकार हम सब जानते हैं कि हमारा 12 से लेकर 35 तक रहता है। तो उन मूल अधिकारों में जो हमारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार है उसका कौन कौन सा भाग है। देखिए ऑप्शन 1 कहता है कोई भी वृत्ति करने का अधिकार, देश से बाहर जाने का अधिकार, 3 प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है यहाँ पे, स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है। स्वतंत्रता के अधिकार में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इसके ऑप्शन तो जानते ही हैं आप, केवल ए केवल 1, बी केवल 2 1 और 3, सी केवल 2 और 3,
डी 1, 2 और 3। तो समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न अधिकार शामिल किए गए हैं। कहाँ से कहाँ तक? स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से लेकर 22 तक रहता है। चलिए समझते हैं अपने आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 19 को। अनुच्छेद 19 हमसे क्या कहता है? तो पॉइंट 1 कहता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत आधारभूत स्वतंत्रताओं को सम्मिलित किया गया है। यह सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्ण और निरायुक्त सम्मेलन का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसलिए कथन 1 सही है। कहने का मतलब कि आप समझ ही चुके होंगे कि आर्टिकल 19 हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताओं से रूबरू कराता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारी होता है, जैसे कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसे समझने का प्रयास किया जाए। कहते हैं वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण व निरायुक्त सम्मेलन करने का अधिकार, दूसरा का अधिकार, संगम, संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, चौथा कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार, मतलब कहीं पर भी आप किसी भी भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं। अधिकार फिर कह रहा है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने का अधिकार और बस जाने का अधिकार, मतलब आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाएंगे, जा सककर रह सकते हैं। कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मतलब इस प्रकार से आर्टिकल 19 हमें बहुत सारे अधिकार देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोगों के लिए। तो आर्टिकल 19 का पॉइंट 2 क्या कहता है कि हालांकि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं। देखिए क्या बता रहा है कि वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता। कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता में निरपवाद नहीं है, मतलब जब आप जो चाहें वैसे नहीं बोल सकते। इस पे 8 प्रतिबंध लगाएंगे। इन 8 प्रतिबंध को फॉलो करेंगे आप, इसके तहत आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं इन 8 प्रतिबंध क्या क्या हैं। 8 प्रतिबंध में नंबर 1 है राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बोला जाए। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ऐसे आप एक विदेशी राज्यों के साथ हमारे जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो खराब ना हो। तीसरा लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था हमारी बिगड़े नहीं। भ्रष्टाचार, आप अपने आचरण को बनाए रखें। न्यायालय की अवमानना, न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करें। मानहानि, अपराध, उद्दीपन, भारत की संप्रभुता और अखंडता। मतलब जैसे कि मानहानि, अगर आप किसी के ऊपर ऐसा काम ना करें कि आप पे कोई मानहानि का केस लगा दे, अपने किसी के सम्मान को आप ठेस ना पहुंचाएं, मतलब कहने का हुआ। अपराध, उद्दीपन, अपराध को जन्म मत दें। तीसरा भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने में उसकी मदद करें। इन 8 बातों का अगर आप ध्यान रखते हुए कोई भी शब्द बोलते हैं तो वो मान्य होगा। समझते हैं अनुच्छेद 20, आर्टिकल 20 कहता है, पॉइंट 1 कह रहा है यह अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अन्य शब्दों में यह आरोपी व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षा उपाय प्रदान करने का प्रावधान करता है। भूतलक्षी प्रभाव, दोहरे जोखिम और स्वयं से विरुद्ध साक्षी बनने के संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में, अपराध के लिए दोष सिद्ध, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक किसी को अपराधी ना माना जाए। दूसरा कह रहा है कि अन्य शब्द में कहे तो यह आरोपी व्यक्ति को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करता है। तो आरोपी व्यक्ति होता है, आरोप लगाने से दोष सिद्ध नहीं होता है, ये आप भी जानते हैं। दोष सिद्ध होने से व्यक्ति आरोपी हो जाता है। कि सुरक्षा प्रदान करने का प्रभाव, जैसे कि भूतलक्षी प्रभाव, मतलब पहले के बने कानून का प्रभाव आप आज के किए गए
कर्म से नहीं समझेंगे। मतलब एग्जाम्पल तौर पे हम समझाने का प्रयास करें आपको, तो कोई भी व्यक्ति जो कि अपराध करता है वो आज के समय का जो अपराध करता है और आज के समय में जो उस अपराध का दंड निर्धारित कर दिया गया था हमारे आईपीसी की धारा में, तो वो उसी के अकॉर्डिंग उसको दंड दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अपराध तो आज किया है और दंड उसे आज की जगह पहले के जो आईपीसी की धारा में निर्धारित कर दिया गया हो उसके अकॉर्डिंग मिले। समझने का कोशिश करिएगा कि पहले किसी भी दंड के लिए कुछ भी सज़ा निर्धारित की गई हो, किंतु अब वो दंड किया जाए तो उसकी सज़ा उससे पहले वाले दंड की नहीं मिलेगी। जो इस समय निर्धारित दंड की होगी उसे ही दंड दिया जाएगा। चलिए और समझते हैं। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 कहता है, यह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अगर 21 का पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात होती है। किसी की मृत्यु और दैहिक स्वतंत्रता, वो खुद मरने की स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, अर्थात किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। समझ चुके होंगे आप। अगले बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन कर। इस अनुच्छेद के दायरे को उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से निरंतर विस्तारित किया है। 1978 मतलब 1978 में मेनका गांधी वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि आबाद संरक्षण का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अंग है। आबाद संरक्षण के अधिकार में किसी अन्य देश की यात्रा का अधिकार भी शामिल है, इसलिए कथन 2 सही है। इसका तात्पर्य हम आपको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे अच्छे से कि ये जो 1978 में मेनका गांधी वाद जब आया था तो उसमें इससे जुड़ी एक स्टोरी है। इससे जुड़ी एक स्टोरी ये है कि जब इंदिरा गांधी थी तो मेनका गांधी जब इंदिरा गांधी की बहू थी तो ये क्या हुआ था कि मेनका गांधी अपने समय से इंदिरा गांधी से कुछ झगड़ा हो जाने के कारण ये देश छोड़कर बाहर जाना चाह रही थी और बाहर जा रही थी। किंतु इंदिरा गांधी उस समय की वहाँ प्राइम मिनिस्टर थी, पीएम थी, देश की सारी शक्ति उन्हीं के हाथ में थी। तो उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए या कह सकते हैं शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने इंदिरा गांधी को बाहर जाने पर रोक लगा दी थी कि वो बाहर नहीं जा सकती हैं, कहीं पर भी विचरण नहीं कर सकती हैं। तो उसके बाद मेनका गांधी ने उनके इस इनलीगल एक्शन की तरफ लीगल कार्यवाही की और केस दायर किया, जिसकी सुनवाई 1978 में हुई थी उच्चतम न्यायालय में, जिसके अंतर्गत ये डिसाइड किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आबाद संरक्षण का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी आना जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहे वो जा सकता है, आप उसे कहीं पर भी रोक नहीं लगा सकते हैं। आर्टिकल 21A यह प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसलिए कथन 3 सही है। समझे। आर्टिकल 21A जो है हमारा क्या कहता है, 21 तो जानिए, 21A जो कहता है वो हमारा शिक्षा का अधिकार है, जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई इसमें। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि यह कुछ निश्चित दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। चलिए हमारा उत्तर समझ गए, विकल्प डी मतलब 1, 2 और 3 हमारे तीनों उत्तर यहाँ पे सही हो रहे हैं, जो कि हैं स्वतंत्रता के अधिकार का भाग कौन सा है, कोई भी वृत्ति करने का अधिकार, देश से बाहर जाने का अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। हमारा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो कि 21A के अंतर्गत दे रखा है, देश से बाहर जाने का अधिकार जो कि 19 में दे रखा है, और किसी भी वृत्ति का अधिकार तो आर्टिकल 19 में दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि लोकायुक्त के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी।
ये एक कथन कह रहा है। कथन नंबर 2 क्या कहता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मतलब दूसरा कह रहा है कि लोकायुक्त की जो नियुक्ति होती है वो चयन समिति के द्वारा, चयन समिति की अनुशंसा, मतलब चयन समिति रिकमेंडेड करती है क्या, उसके बाद ही क्या मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति करता है। जानते हैं ऑप्शन। कथन 1 केवल 1, कथन 2 केवल 2, कथन सी 1 और 2 दोनों, कथन डी ना तो 1 ना तो दूसरे। समझते हैं इसके अगले उत्तर की तरफ, जो कि हमारा है उत्तर क्या कहता है कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अधिनियम से पूर्व ही विभिन्न राज्यों द्वारा अपने राज्य में लोकायुक्तों की स्थापना की गई थी। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1970 में महाराष्ट्र में किया गया था। हालांकि उड़ीसा ने यह अधिनियम 1970 में पारित किया था, परंतु इसे 1983 में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकायुक्त की स्थापना नहीं की गई थी। जम्मू और कश्मीर, पुदुचेरी व तेलंगाना में अभी तक लोकायुक्त का गठन नहीं हुआ है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है। जैसे कि अगर एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन हम निकालने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पहले पता चल जाएगा कि हमारा कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 सही नहीं है। अगर आप चारों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन भी जान सकते हैं कि हमारा कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि उसने क्या कहा है। हमारा कथन 1 सही नहीं है। कथन 1 सही न होने का मतलब हमारा कौन सा कथन हो सकता है। कथन नंबर 2 1 हमारा, कथन नंबर 1 क्या है हमारा, रॉन्ग है। जब 1 रॉन्ग है तो हमारा सी वाला भी रॉन्ग ही होगा। ना तो 1 ना तो 2 को पहचानने के लिए हमें आगे समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम समझ सकते थे हमारा क्वेश्चन नंबर बी हो सकता था, लेकिन इसमें ना तो 1 ना तो 2 रखा, हो सकता हो हमारा 2 वाला भी ना हो, इसलिए हमें समझने की आवश्यकता है। पॉइंट 2, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा अधिकांशतः का राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लोकायुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसकी नियुक्ति के लिए राज्यपाल क्या करता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता से परामर्श करता है। किंतु आंध्र प्रदेश में राज्य विधानसभा के विपक्ष के नेता के इस संबंध में परामर्श करना अनिवार्य नहीं था। दूसरी ओर कर्नाटक में राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य विधान परिषद में के विपक्ष में नेता से इस संबंध में परामर्श करना अनिवार्य था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। जैसे कि आप सब जान चुके हैं कथन 2 भी हमारा सही नहीं है, इसलिए उत्तर नंबर क्या होगा हमारा, डी। उत्तर नंबर हमारा है डी। अब कथन नंबर 2 भी सही नहीं है। जाहिर सी बात है हमारा ना 1 होगा ना 2 होगा, कोई भी उत्तर हमारा सही नहीं है। जो सही वाला है वो उत्तर नंबर डी, उत्तर नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन 64 कहता है कि संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति का अधिकार जो कि हमारा था आर्टिकल 31 में था पहले, बट अब वो आर्टिकल 31 नहीं के अंतर्गत नहीं रह गया है। नंबर 1, मूल अधिकार में संपत्ति का अर्जन, धारण और वयन एक मूल अधिकार था। 2, 1971 में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं है। पॉइंट 3, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं इसका ऑप्शन को उपयुक्त कथनों में से कोई एक चुनिए। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, तीनों में से कौन सही हो सकता है। इसका उत्तर समझिए। इसके उत्तर को समझने के लिए हम बात करते हैं। इसका उत्तर क्या कहता है कि इसका उत्तर कहता है कि मूल अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी था। मूल संविधान में संपत्ति के अर्जन, धारण और वयन के संबंध में मूल अधिकारों के तहत प्रावधान का होना, परंतु संविधान में यह स्पष्ट रूप से
वर्णित किया गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। 1950 के बाद से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून निर्मित किए हैं जिनके द्वारा संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। मूल अधिकारों और निदेशक तत्वों के मध्य विवाद का प्रमुख कारण यही अधिकार था। अंततः 1971 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का भाग नहीं माना है और निर्दिष्ट किया है कि संसद को संविधान का संशोधन कर इस अधिकार के प्रतिबंध करने का प्राप्त है। 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 में अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार बता दिया गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्या बताया जा रहा है कि मूल अधिकार और राज्य के नीति तत्वों के मध्य विवाद का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण था संविधान। मूल संविधान के संपत्ति के अर्जन मतलब संपत्ति को लेकर कई सारे विवाद रहे, कई सारे चीज़ें रही। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद जब जैसे जैसे समस्या आगे बढ़ी और समय थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा देश में समानताओं को अर्जित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, क्योंकि बहुत लोगों के पास क्या थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और उसका कोई यूज़ नहीं था, जिसके अंतर्गत हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार थे, गरीब थे, उनके पास कोई रोज़गार नहीं था। तो रोज़गार प्रदान करने के लिए, लोगों को कोई समानता लाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कई लोगों से उनकी ज़मीनें लेना चाहा। उनकी ज़मीन लेकर के लोगों को रोज़गार देने की कोशिश की कृषि करने के लिए, किंतु बहुत लोग इसके आड़े आ रहे थे, वो इसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। तो जिसके अंतर्गत क्या हुआ, वो ये मतलब जो लोग थे वो ये बोलकर खड़े हो रहे थे कि हमारा आर्टिकल 31 में दिया गया संपत्ति का अधिकार है और आप इस तरह से हमारे मूल अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो कुछ बाधाओं के कारण और कुछ नए प्रयासों के कारण इस तरह के अधिकार को परिवर्तित किया गया, जो कि संपत्ति के अधिकार से जो हमारा मूल का अधिकार था उसे परिवर्तित करके इसे अलग ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये क्या समझ ही चुके होंगे, हमारा उत्तर नंबर सी सही है, जो कि है केवल 1 और 2। चलिए बढ़ते हैं अपने लग रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है हमारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसाएं की गई थी। नंबर 1, इनमें अनुशंसा की एक संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित एक पृथक भाग और शामिल किया जाना चाहिए था। पॉइंट 2 कहता है, इसने अनुशंसा की कि संसद द्वारा किसी भी मूल कर्तव्य की गैर अनुपालन की स्थिति में जुर्माना या सजा का प्रावधान किया जा सकता है। इसने अनुशंसा की कि निर्वाचन प्रतिनिधियों की निर्भरता हेतु मूल कर्तव्यों के गैर अनुपालन को एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए था। जैसे कि आप सब जानते ही हैं। चलिए देख लेते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, जो कि जानते ही आप क्या होते हैं, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 2, 3 और 3। समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर कहता है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करनी थी, जिसकी आवश्यकता राष्ट्रीय आपातकाल 1975-1977 के दौरान महसूस की गई थी। पॉइंट 2 कहता है कि समिति द्वारा अनुशंसा की गई कि संविधान के मूल कर्तव्यों का एक पृथक भाग होना चाहिए। इसने बल दिया कि नागरिकों को अधिकार के उपयोग के साथ साथ कुछ कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार करने होते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को अधिनियमित किया। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नए भाग अर्थात 4A अंतः स्थापित किया गया। इस नए भाग के केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है, जिसमें पहली बार नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस की संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना एक ऐतिहासिक भूल थी और दावा किया कि जो कार्य संविधान निर्माण
नहीं कर पाए हैं उसे अब किया जाए। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्व सिंह समिति का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्टी द्वारा सर्व सिंह समिति का गठन किया गया, जिसमें यह निर्धारण किया गया था कि इस समिति के मूल कर्तव्यों के संबंध में अनुशंसाएं की। सर्व सिंह समिति ने क्या की? मूल कर्तव्यों के, अभी तक आपने सुना है केवल उसमें क्या थे? मूल अधिकार दे रखे थे, किंतु 1976 में कांग्रेस द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का अनुशंसा किया गया था। इसमें यह कहा गया कि लोगों के लिए भी कुछ सीमा निर्धारित की जाए, कुछ मूल कर्तव्य निर्धारित किए जाएं, जिसके अंतर्गत वो कार्य करें, जो कि 42वें संविधान संशोधन और अधिनियम 1976 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ से संशोधन कर दिया गया था, जो कि भाग 4A के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में शामिल किया गया है। इसका उत्तर आप समझते हैं, उत्तर नंबर है सी। तो आर्टिकल 65 मतलब क्वेश्चन नंबर 65 का क्वेश्चन नंबर है सी। सी हमारा क्या है? केवल एक और दो। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। एक सेकंड बस थोड़ा सा, हाँ उड़ गया रहा। आगे बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है हमारा कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे माउंटबेटन योजना के प्रस्तावों के आधार पर गठित किया गया था। 2. इसकी प्रथम बैठक का आयोजन भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व किया गया था। 3. इसके संदर्भों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन से सही है? जैसे ए केवल एक, बी केवल एक और तीन, फिर कह रहा है कि सी एक और दो, डी एक दो और तीन। चलिए समझते हैं इसके अगले उत्तर की तरह। इसका उत्तर क्या कहता है कि औपचारिक रूप से संविधान निर्माण अविभाजित भारत के लिए गठित की गई थी, संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई थी। हालांकि संविधान सभा को 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के लिए पुनः गठित किया गया था। समझ गए? औपचारिक रूप की अगर बात करें तो संविधान का निर्माण जो होता है वो भारत के लिए गठित की गई एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसकी प्रथम बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसे 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के लिए पुनः गठित किया गया था। तो पॉइंट 2 कह रहा है कि इसके सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। समझे? मतलब कहने का ये हो रहा है कि जो हमारी संविधान सभा थी उसके जो सदस्य थे वो किस प्रकार से निर्वाचित हुए थे, किस प्रकार से चुने गए थे, तो वो 1935 के तहत स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों जैसे चुने जाते थे, सेम वैसे ही भी संविधान सभा के सदस्य भी चुने गए थे। और हम बात करते हैं संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता था। तो जैसे कि आप जान ही चुके हैं तो उत्तर नंबर हमारा सी सही है। सी का मतलब हो रहा है, सी का मतलब है कि केवल 2 और केवल 3, मतलब केवल 2 और 3। दूसरा है इसकी प्रथम बैठक का आयोजन भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व किया गया था। जी हाँ, इसके सदस्यों को प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुना जाता है। मतलब जैसे ही प्रांतीय सभाओं में निर्वाचन किया जाता था, सेम वैसे ही विधानसभा में भी निर्वाचन किया जाता था, संविधान सभा में निर्वाचन किया जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है कि हमारे संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा से अधिकार नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। मतलब हमारे संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हमारे भारत के नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। नंबर 1 प्राण एवं देह की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 4 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। चलिए समझते हैं कुछ। इसका ऑप्शन तो जानते ही हैं, केवल 1 और 2।
केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। इसका उत्तर समझते हैं। इसका उत्तर है कि भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, नागरिक और विदेशी नागरिक। भारत में 2 प्रकार के लोग हैं, जो कि भारत के ही हैं उसे नागरिक कहेंगे, जो बाहर से आए हैं उनको विदेशी कहेंगे। जैसे नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और इसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हैं। इन्हें सभी सिविल एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, नहीं होते हैं, सॉरी। विदेशी क्या होते हैं? वो अदर किसी और देश के नागरिक होते हैं, वो किसी और देश में आकर रहते हैं, काम करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। पॉइंट 2, संविधान भारतीय राजनीति को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है। क्या करता है कि भारतीय नागरिकों को केवल निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है, जबकि ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं। अब कौन कौन से हैं ये समझते हैं हमारे। पॉइंट 1 क्या कहता है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध का अधिकार, अनुच्छेद 15। पॉइंट 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता का अधिकार, अनुच्छेद 16। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 19। इसलिए कथन विकल्प सी हमारा सही नहीं है, विकल्प 3 हमारा सही नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 मतलब 29 और 30। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का अधिकार, संसद और राज्य विधायिका की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट, कुछ सार्वजनिक पदों जैसे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता को धारण करने की योग्यता, नेक्स्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त अन्य सभी अधिकार नागरिकों और विदेशी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। हालांकि इससे पहले जो ने बताया वो सारे अधिकार केवल भारत के नागरिक को प्राप्त है, अब जो बता रहे हैं वो केवल भारत के नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त होते हैं। हालांकि विदेशी शत्रु देश वे होते हैं जिनके पास भारत का युद्ध चल रहा होता है, उन्हें भारत मित्र देशों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए उन्हें गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण प्राप्त नहीं होता। आर्टिकल 22 मतलब विदेशी नागरिकों को आर्टिकल 22 प्राप्त नहीं होता है। 22 क्या होता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। भारतीय और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। जैसे 1, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14। 2, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। इसलिए कथन 4 सही है, नहीं है। प्राण और देह की स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21। इसलिए कथन 1 सही है। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल अनुच्छेद 25। इसलिए विकल्प 2 सही है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, आर्टिकल 22। मानव के दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिषेध, आर्टिकल 23। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर नंबर इसका बी सही है। क्या है? बी का मतलब केवल 1, 2 और 4 मतलब 3 वाला हमारा उत्तर गलत है। यहाँ पे 3 वाला उत्तर हमारा गलत है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको नहीं मिली होती है, मतलब प्राण और देह स्वतंत्रता सबको प्राप्त है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक हो। धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त है और अपराध के लिए दोष सिद्ध से संबंध में संरक्षण का अधिकार भी उसे प्राप्त है। इस तरह से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 67 तक कंप्लीट कर लिया है। बचे हुए आगे के क्वेश्चन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करते रहेंगे। आप सब घबराइए नहीं, बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, देखते रहिए। आपको इसी तरह से इंटरेस्टिंग और आपके यूजफुल टॉपिक्स को लेकर मैं आप सबके साथ कवर करता रहूँगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि
उद्देशिका भारत की सॉरी क्वेश्चन 68 कहता है कि उद्देशिका भारत को एक संप्रभु राज्य घोषित करती है। इसका एक आशय है भारत नंबर 1 भारत पर किसी अन्य शक्ति का अधिकार नहीं है तथा यह अपने मामलों का निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। पॉइंट 2 भारत किसी विदेशी राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण करने अथवा अपने राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य देश के अध्यर्पित कर सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या कहता है? उत्तर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कथन एक सही है। कथन एक सही है क्यों? क्योंकि संप्रभु शब्द का आशय यह है कि भारत ना तो किसी अन्य देश के अधीन है और ना ही किसी अन्य देश का अधिराज्य मतलब डोमिनियन है। इस पर किसी अन्य शक्ति का अधिकार नहीं है तथा यह अपने मामलों का निस्तारण करने हेतु स्वतंत्र है। मतलब ये कि भारत जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। पहले जैसे कि 1947 से पहले जैसे भारत पे ब्रिटिश का राज्य था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के रूप से जानी जाती थी, किंतु अब यहाँ पे केवल इंडिया है, केवल इंडिया। यहाँ पे किसी भी अदर राष्ट्र अदर देश का कोई भी अधिकार यहाँ पे नहीं है। इसलिए भारत अपने निर्णय, अपने अधिकार, अपने समझौते स्वयं अपनी इच्छा से करता है, किसी के दबाव में आकर नहीं। इसलिए भारत क्या है? संप्रभु राज्य है। चलिए उत्तर नंबर 2 क्या कहता है कि कथन 2 सही है। एक संप्रभु राज्य होने के कारण भारत किसी विदेशी राज्य क्षेत्र का अधिग्रहण अथवा अपने राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य देश को अध्यर्पित कर सकता है। मतलब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र होने के कारण वह अपने देश के, अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के किसी भी टुकड़े को किसी विदेशी देश क्षेत्र को अध्यर्पित समर्पित कर सकता है। इसके लिए उसे किसी भी देश से पूछने की अनुमति नहीं है। इसलिए उत्तर नंबर हमारा है सी, मतलब केवल 1 और केवल 2 दोनों ही इसके क्या हैं? सही उत्तर हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निजता के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार नागरिकों को और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। विगत कई वर्षों से न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले न्यायिक निर्णयों के परिणाम स्वरूप अनुच्छेद 21 के दायरे में वृद्धि हुई है। निजता का अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है या नहीं, इसके निर्धारण हेतु वर्ष 2018 में उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघवाद में दिए गए निर्णयों के ऐतिहासिक माना गया है। इसके लिए 9 न्यायाधीशों के पीठ अर्थात बेंच का गठन किया गया था, इसके निम्नलिखित निर्णय दिए थे। आप समझ चुके होंगे उत्तर को। नेक्स्ट पॉइंट, निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। इसे संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रता के भाग के रूप में भी संरक्षित किया गया है। इसलिए कथन बी हमारा सही उत्तर है। कथन बी हमारा सही उत्तर है। सॉरी, ये कथन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है हमारा? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में समाविष्ट किया गया है? भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की सूची में किसे हाल ही में समाविष्ट मिलाया गया है? हाल में मतलब जल्द ही मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ए क्या कहता है? प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव सम्मिलित हैं की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखना।
बी मनोवैज्ञानिक या केवल वैज्ञानिक कह सकते हैं, सॉरी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। सी 6 से 14 वर्ष के मध्य की आयु के अपने बच्चों या प्रतिपल को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना। डी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना। मतलब पहला प्रकृति से जुड़ा दिया गया है, जैसे वन, झील, नदी और वन्य जो सम्मिलित है उनकी रक्षा करना। दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए और प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने की अवसर देना। और चौथा है व्यक्ति को सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की भावना को बढ़ा कर रखना। चलिए समझते हैं इसके उत्तर को। इसका उत्तर क्या है कि यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य सहसंबद्ध और अविभाज्य हैं, तथापि मूल संविधान के केवल मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, न कि मूल कर्तव्यों को। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं से यह आवश्यक नहीं समझा गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया जाए। हालांकि उन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य की नीति के एक तत्वों के रूप में शामिल किया था। तत्पश्चात 1976 में संविधान के नागरिकों के मूल कर्तव्य को समावेश किया गया है। मतलब कहने का ये हो रहा है, जैसे कि हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, क्वेश्चन 1976 में कांग्रेस के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया, जिसके अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि नागरिकों के लिए भी कुछ कर्तव्यों का निर्धारण किया जाए, जिसे मूल कर्तव्य कहा गया। इसके अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत इसका संशोधन किया गया। वही सब बातें यहाँ बताई गई हैं। ओके, इसके अंतर्गत बता रहे हैं, यहाँ तक तो चला, सब वही बातें हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाने हेतु निम्नलिखित परिवर्तन किए गए थे। देखिए, वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को बहुत अच्छे तरह के ढंग से प्रभावी बना सकें, इसके लिए कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21(1) स्थापित किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष के मध्य की आयु के बच्चों का प्रतिपाल्य से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इस कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। समझे? अब आप समझ चुके होंगे कि उसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी वाला, इसमें यह बताया गया है कि शिक्षा के अधिकार को लेकर के इसमें एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि इसमें 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया गया था, जो कि बच्चों से जुड़ा था। तो उत्तर नंबर सी कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, जो कि उससे जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 71। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा उन जनप्रतिनिधियों के चयन की पद्धतियों के रूप में चुनाव एवं स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को अपनाया गया है, क्योंकि यह नंबर 1 राजनीतिक दलों की विचारधाराओं से विभेद उत्पन्न करती है, बी किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता प्राप्त करने की इच्छा को पूरा कर सकती है, सी चुनाव जीतने के लिए निष्पक्ष और नैतिक साधन घोषित करती है, डी लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए राजनीतिक दलों को प्रोत्साहित कर सकती है। जैसे कि आप सब जान ही चुके हैं कि क्या बोल रहा है कि हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा जो जनप्रतिनिधियों के चयन की जो बात हुई थी, उसमें जो चुनाव स्वतंत्र राजनीतिक स्पर्धा जो करवाई गई थी, उसके अंतर्गत क्या क्या हमारे हो सकते हैं। जैसे कि राजनीतिक दलों का विचारधारा में विभेद, जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके सबकी विचारधाराओं में क्या होता है? विभेद होता है, दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। किसी भी राजनीतिक दल की सत्ता प्राप्त करने की इच्छा को पूरा कर सकती है। कोई भी राजनीतिक दल जो होता है वो सत्ता प्राप्त करने की इच्छा से क्या करता है? लुभावन के कार्यों को परिणाम सुझावन दे सकता है। चुनाव जीतने के लिए निष्पक्ष और नैतिक साधन सुनिश्चित करने चाहिए। क्या करते हैं? अब बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए निष्पक्ष और नैतिक साधन सुनिश्चित करने चाहिए। लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए राजनीतिक दलों को प्रोत्साहन होना चाहिए।
लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए, मतलब लोगों के मुद्दे क्या है उससे राजनीतिक के थ्रू उठाए जाएं, राजनीतिक दलों के थ्रू, इसके लिए भी उनको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। चलिए 71 क्या कहता है, चुनाव का संबंध राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से है। इस प्रतिस्पर्धा के विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। इसमें सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप राजनीतिक दलों के मध्य होने वाली प्रतिस्पर्धा है। निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर यह प्रत्याशियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रदर्शित होती है। प्रतिस्पर्धा न होने की स्थिति में चुनाव अर्थहीन हो जाते हैं। चुनाव अर्थहीन हो जाते हैं। स्पष्ट रूप से एक चुनाव प्रतिस्पर्धा में कई अवगुण होते हैं। यह प्रत्येक शिक्षा या प्रत्येक क्षेत्र में विभाजन और गुटबाजी की भावना उत्पन्न करती है। विभिन्न राजनीतिक दल और नेता प्राय एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। राजनीतिक दल और प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए अक्सर विभिन्न प्रकार के गलत साधनों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि चुनावी प्रतिस्पर्धा का यह दबाव बेहतर दीर्घकालीन नीतियां बनाने एवं लागू करने के अवरोध उत्पन्न करता है। राष्ट्र सेवा करने की इच्छा रखने वाले कुछ अच्छे लोग इन्हीं कारणों से चुनावी प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं होते हैं, पर इन्हें इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेना रुचिकर नहीं लगता है। कहने का मतलब यहाँ पे हो रहा है कि जब इस प्रकार से चुनावी राजनीतियाँ चलेंगी, जहाँ विचार होंगे, जहाँ लोगों को लोक लुभावन जैसी चीज़ों से लुभा करके तत्कालीन फल की प्राप्ति के लिए तत्कालीन लाभ उठाने का फायदा किया जाएगा,